हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक कुमार सिंह। वंस अगेन यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एक्सपर्टीज। आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल थ्योरी के बारे में जो कि मिस्टर वॉन थ्यूनेन जी ने दी थी। आखिरकार वो थ्योरी क्या कहती है और उसका भूगोल के अंदर क्या उपयोग है, उन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम वॉन थ्यूनेन की इस थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो बेसिकली वॉन थ्यूनेन बात कहते हैं, उनका मॉडल है एक लैंड यूज़ प्लानिंग का। लैंड यूज़ किस चीज़ का किया जा रहा है? एग्रीकल्चरल लैंड का ही किया जा रहा है। यानी उन्होंने लोकेशन थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में डिस्कस दिया। अब भाई शुरुआत कैसे होती है? तो कहानी शुरू होती है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं, थोड़ी बात हम कर लेते हैं वॉन थ्यूनेन जी के बारे में। तो वॉन थ्यूनेन जो हैं वो एक जर्मन ज्योग्राफर हैं। वो एक जर्मन ज्योग्राफर भी हैं और उसके साथ साथ वो एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। यानी ज्योग्राफर होने के साथ साथ वो एक अर्थशास्त्री भी हैं। अर्थशास्त्री जो कि हमें सीधा सा इससे ये पता लग जाता है कि उन्होंने एग्रीकल्चरल की लाइन में ऐसा काम करने की कोशिश करी जिससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं। तो हुआ क्या था कि वॉन थ्यूनेन 1783 से लेके 1850 तक एक जर्मन भूगोलविद्ता और एक इकोनॉमिस्ट रहे। ठीक है। 1826 में उन्होंने क्या किया? 1826 में वो बात करते हैं एक मॉडल की। वो मॉडल क्या होता है? एग्रीकल्चरल लैंड यूज। यानी वो बात करते हैं कि एक कृषिगत भूमि का हम किस प्रकार इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उन्होंने शुरुआत कर दी थी 1826 से ही। बट वो एक जर्मन थे, जैसा कि मैंने बताया। तो अभी जब उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ की थ्योरी दी थी तो वो जर्मन लैंग्वेज में थी। तो हुआ क्या कि 1966 में बच्चों, 1966 में उसे क्या किया गया? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है। 1966 में जब इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया गया तो दुनिया में इस थ्योरी को बहुत सारे भूगोलविद्ताओं ने पढ़ा और समझा और उन्होंने कोशिश लगाई कि हाँ, ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है कि अगर हम इस थ्योरी को फॉलो करें तो ये पा सकते हैं कि हम एक कृषिगत क्षेत्र से कितना ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अब जर्मन तो उन्होंने बात करी कि मान लीजिए ये गांव है। ठीक है। तो उन्होंने इसको एक पृथक राज्य, यानी उन्होंने एक पृथक राज्य की अवधारणा दी। अब ये पृथक राज्य उन्होंने किसके लिए यूज़ किया? बाजार यानी मार्केट के लिए यूज़ किया। उन्होंने बाजार को क्या समझा? एक अलग राज्य। इसी अलग राज्य को उसके आसपास की जो ज़मीन होगी बच्चों, वो क्या करेगी? सेवाएं पूरी करेगी। यानी उन्होंने अलग अलग जोन दिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। सेंट्रल सिटी को उन्होंने क्या माना? बाजार माना। पहला जो जोन था, जब हम पहले जोन की बात करते हैं तो पहले जोन में वो किस चीज़ का उत्पादन देने की बात करते हैं? मार्केट गार्डनिंग की और मिल्क प्रोडक्शन की। ऐसे ही करते करते उन्होंने अलग अलग जोन की बात करी। जोन के बारे में हम थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। थोड़ा सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में वॉन थ्यूनेन जी कहना क्या चाहते थे और चीज़ें। ठीक है। तो वॉन थ्यूनेन अपनी थ्योरी से ना बहुत सारी चीज़ें समझाना चाहते थे। तो उन्होंने ना अपनी थ्योरी में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने बच्चों सबसे पहला शब्द यूज़ किया फसल उत्पादकता, यानी क्रॉप प्रोडक्टिविटी। अब क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ठीक है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी यानी फसल उत्पादकता होती क्या है? तो उन्होंने समझाया कि फसल उत्पादकता निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। माना कि ये हो गया हमारा फसल उत्पादकता। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले में वो बात करते हैं कि आप उत्पादन का मूल्य कितना है। सबसे पहले उन्होंने उत्पादन का मूल्य शामिल किया।
और उसको उन्होंने भाग दे दिया इनपुट लागत। अब इनपुट लागत कौन सी कॉस्ट होती है? तो किसी भी फसल को उगाने में हम जितना इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम खाद खरीदते हैं, हम बहुत सारे मतलब सिंचाई करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यानी कीटनाशक खरीदते हैं, तो वो सारा क्या होगा? आपकी इनपुट लागत होगी। तो उन्होंने क्या किया? उत्पादन मूल्य को इनपुट लागत से डिवाइड कर दिया, तो उनको फसल उत्पादकता मिल गई। फसल उत्पादकता यानी कितना ज़्यादा उन्होंने अपने खेत पे उत्पादन किया। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक हेक्टेयर का खेत है। ठीक है, अब उस 1 हेक्टेयर के खेत में उन्होंने गेहूं का उत्पादन किया। तो मान लीजिए उनका जो गेहूं है वो कितने का? 100 रुपये का उन्होंने उत्पादन किया। यानी गेहूं जब उन्होंने उत्पादित करके बेचा तो वो 100 रुपये का था। अब जब वो बिका, उससे पहले हमें क्या चाहिए? इनपुट लागत। तो माना इनपुट यानी उन्होंने 10 रुपये का सामान 100 रुपये का गेहूं उत्पादन करने के लिए खर्च किया। सो अगर हम 0 से 0 काटते हैं तो 10 यानी 10 प्रति हेक्टेयर, 10 किलो गेहूं प्रति हेक्टेयर क्या है? हमारी उत्पादकता है, फसल उत्पादकता है। तो आई होप आपको फसल उत्पादकता के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो बच्चों, अब उन्होंने दूसरा जो शब्द यूज़ किया अपनी थ्योरी में वो था फसल सघनता। ठीक है, फसल यानी क्रॉप, सघनता मानी इंटेंसिटी। तो वो कहते हैं कि यदि किसी खेत में, मान लीजिए ये आपका एक स्पेसिफिक खेत हो गया, अब इस खेत में अगर वो एक स्पेसिफिक ईयर में यानी एक साल में एक से ज़्यादा फसल ले लेते हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक साल के अंदर उन्होंने 4 फसलें ले ली माना खेत से। अब एक खेत से उन्होंने साल में 4 फसलें ले ली, तो इसका मतलब खेत की सघनता क्या है? बढ़ती जा रही है, यानी उसका उपयोग क्या है? बढ़ता जा रहा है। उसमें इनपुट क्या है? वो भी बढ़ता जा रहा है। तो फसल सघनता का सीधा मतलब है कि आप प्रति इकाई खेत का हर क्षेत्र यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप इतनी भी ज़मीन जो है वो खाली नहीं छोड़ रहे हैं, यानी ज़मीन का आप हर एक हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप इंटेंसिव क्रॉपिंग कर रहे हैं, एक सघन फसल उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो शब्द है उन्होंने यूज़ किया व्यापक खेती। ठीक है, उन्होंने बात करी बच्चों व्यापक खेती की। अब व्यापक खेती का मतलब है कि एक क्षेत्र में एक खेत से वो साल में या तो सिर्फ 2 फसलें ले रहे हैं या 2 से कम ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब जाहिर सी बात है कि सेम साइज़ के खेत हैं, अगर मैं 4 बार एक ही साल में क्रॉप ले रहा हूं तो इसकी सघनता क्या है? बढ़ जाएगी। पर अगर मैं सिर्फ उसी खेत से बच्चों 2 फसलें ले रहा हूं साल में, तो हम ज़मीन का क्या कर रहे हैं? बहुत सारा हिस्सा वेस्ट कर रहे हैं, यानी हम ज़मीन की पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी को हम व्यापक खेती कहते हैं। सो आई होप ये 2 टर्म्स जो हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी एंड इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद वो बात करते हैं 4th टर्म की। 4th बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। 4th टर्म जब यूज़ करी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित खेती। अब वो मिश्रित खेती की बात कर रहे हैं। तो मिश्रित खेती बच्चों एक ऐसी फसल पद्धति है जिसमें एक ही भूमि पर हम 2 से ज़्यादा क्रॉप एक साथ उगाते हैं। फसल सघनता में क्या हो रहा था? हम एक साल के अंदर अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप लेंगे। बट मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होगा? आपका एक ये एरिया हो गया, मान लीजिए आपने ए जोन में वीट यानी गेहूं उगा लिया और बी जोन में आपने क्या किया? ग्राम यानी आपने चना उगा लिया। यानी आपने एक ही खेत में, अब देखो तीनों सेम साइज के हैं, पर आपने क्या किया? इस खेत में 2 फसलें एक साथ उगा ली, यानी आपने रबी क्रॉप में गेहूं के साथ आपने चना उगा लिया। तो इससे क्या हुआ? आपको मिश्रित खेती यानी मल्टीपल क्रॉपिंग मिल गई। सो आई होप ये जो टर्म्स थी ये आपको क्लियर हुई होंगी। तो चलिए इस थ्योरी को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। इससे पहले ना एक वर्ड के ऊपर वॉन थ्यूनेन बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं। सो बेसिकली उन्होंने ना एक वर्ड यूज़ किया अपनी थ्योरी में,
स्पेसिफिकली आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट को हिंदी में कहते हैं बच्चों पृथक राज्य। पृथक मतलब अलग और राज्य मतलब स्टेट। ठीक है, तो अब पृथक राज्य में उन्होंने अपनी अवधारणाओं को, उन्होंने कुछ अवधारणाएं ली। तो उन्होंने कहा कि जो आइसोलेटेड स्टेट होगा ना, वो समान क्या होगा, उपजाऊ होगा। समान उपजाऊ होगा, यानी उसकी उपजाऊपन क्या होगी, समान। मान लीजिए ये एक खेत है, ठीक है, इस खेत में कोई भी हिस्सा बंजर नहीं रहेगा, पूरा खेत क्या होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए। पहली अवधारणा उन्होंने ये दी। दूसरी अवधारणा उन्होंने दी, ये जो आइसोलेटेड स्टेट होगा वो होगा समतल। ठीक है, यानी कहीं से भी ये टिल्टेड नहीं होगा। इसकी जो क्या होगा, ये पूरा का पूरा समतल होगा, समान होगा, कहीं से भी इसमें कोई झुकाव नहीं होगा जिसकी वजह से पानी का नुकसान ना हो। यदि सिंचाई करी जाएगी तो पानी किसी एक क्षेत्र, एक जगह पर नहीं चला जाएगा, क्या होगा, वो पूरे खेत में ही रहेगा। ठीक है, तीसरी उन्होंने बात करी समान जलवायु की। अब वो कहते हैं उनकी थ्योरी वहीं पे एप्लीकेबल होगी जहां पर समान जलवायु होगी। आप समझ सकते हैं समान जलवायु का मतलब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यानी समान उपजाऊपन होना चाहिए, जमीन समतल होनी चाहिए और समान जलवायु होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे मेन बात वो बच्चों कहते हैं, वो ये कहते हैं कि राज्य खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, यानी खाद्य उत्पादन में क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि हम अपने जो खाद्य उत्पादन है उसकी मांग के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम अपने ऊपर डिपेंड है। यानी हमारे यहाँ जितना पैदा हो रहा है, हमारी जनसंख्या को उतना पूरा किया जा सकता है, यानी उतना गेहूँ क्या है, पूरा हो पा रहा है, हम कहीं से आयात नहीं कर रहे हैं चीज़ों का। ठीक है, सो अब कहानी ये है कि बच्चों कि इन पृथक राज्य जो है, ये वर्ड किसने यूज़ किया। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करी जाए आइसोलेटेड स्टेट की, तो रिकार्डो नाम का एक जोग्राफर है, उन्होंने आइसोलेटेड स्टेट वर्ड का क्या किया, इस्तेमाल किया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इनकी अवधारणाओं की। आइसोलेटेड स्टेट तो हो गई, तो अब हम बात करेंगे बेसिकली इनकी प्रमुख अवधारणाएं कौन सी थी। तो बच्चों अभी हमने एक स्पेसिफिक अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट की बात करी थी, आइसोलेटेड स्टेट की। अब इन अवधारणाओं के अलावा भी, यानी इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी। तो उनके ऊपर एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात वो करते हैं आइसोलेटेड स्टेट की, जो कि हमने डिस्कस किया अच्छे से। आइसोलेटेड स्टेट किसने दिया, बिल्कुल रिकार्डो ने दिया था ये टर्म। ठीक है, ये टर्म याद करनी है बच्चों, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब दूसरा जो उनका कॉन्सेप्ट था बच्चों, वो ये था कि एक ही बाजार क्षेत्र होना चाहिए, यानी एक बाजार, यानी एक ही मार्केट होनी चाहिए। यानी पूरे क्षेत्र में क्या होना चाहिए, आपका एक ही बाजार होना चाहिए, और वो बाजार क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए, समतल। क्योंकि बाजार, उन्होंने स्टेट को ही बाजार कहा है, ये चीज़ याद रखनी है। क्योंकि स्टेट क्या है, जिसको हमें सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, जिसके लिए हम फसल का उत्पादन कर रहे हैं, तो बाजार भी तो अल्टीमेटम वही होगा ना। तो एक बाजार ही हमारा आइसोलेटेड स्टेट है। तो अब बाजार क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। अब उपजाऊपन होना चाहिए, वो भी समान होना चाहिए। जलवायु होनी चाहिए, वो भी समान होनी चाहिए। परिवहन के जो साधन हैं वो एक ही प्रकार के साधन होने चाहिए, ये भी उन्होंने, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। उन्होंने बात कही थी परिवहन सेवाओं की। परिवहन सेवाएं क्या होनी चाहिए, एक समान।
अब एक समान का यहाँ मतलब क्या है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था, घोड़ा गाड़ी। यानी पूरे क्षेत्र में क्या होगा, सिर्फ घोड़ा गाड़ी होगा जो परिवहन सेवाओं को क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, अब परिवहन सेवाएं भी एक जैसी होनी चाहिए। उसके बाद बाजार तक जल मार्ग द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है, ठीक है, और ना ही किसी सड़क द्वारा पहुंचा जा सकता है, मात्र घोड़ा गाड़ी आपका क्या होगा, परिवहन का साधन होगा। तो उन्होंने ये अवधारणा दी। अब उन्होंने ये कहा कि परिवहन लागत सामग्री, दूरी और वजन से सीधे अनुपातित है। अब सीधे अनुपातित कैसे हैं, इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, क्या कहा उन्होंने, परिवहन सामग्री और लागत क्या है, अनुपाती है, सीधे अनुपाती है। उन्होंने एक वर्ड किया, सीधे अनुपातित है। ठीक है, अब सीधे अनुपातिक का मतलब समझना बच्चों। उन्होंने कहने की कोशिश करी कि मान लो ये सर्कल्स हैं, ओके, सेंटर क्या है हमारा, आइसोलेटेड स्टेट जिसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम पहले वाले जोन में उन चीज़ों का उत्पादन करेंगे जो चीज़ें जल्दी सड़ सकती हैं, यानी जो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सपेंसिव यहाँ पर होगा, यानी 1 में क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। पर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ट्रांसपोर्टेशन रेट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। यानी वजन के हिसाब से क्या होगा, वजन जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट, मतलब मान लीजिए दूध का वजन ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, सब्जी का वजन ज़्यादा नहीं होगा, पर आखिरी जोन में वो क्या उगा रहे हैं, गेहूँ। गेहूँ का वजन तो बहुत ज़्यादा होगा, पर जब गेहूँ का वजन ज़्यादा होगा तो उसके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, कम। यानी आप जैसे जैसे मतलब आइसोलेटेड स्टेट से दूर जाते हैं, आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की कम होती चली जाएगी। वजन बढ़ेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, वजन कम हो रहा है, कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे लिए ये वाली सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मानना था वॉन थ्यूनेन जी का। सो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट थे बच्चों, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आधार पे जो होती है ना, वो पूरी की पूरी थ्योरी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, नेट का हो, जेआरएफ का हो, यूपीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, सभी एग्ज़ाम्स में अगर आपको 4 कॉन्सेप्ट दे दे और बोले कि इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट सही हैं, तो आई थिंक आपको अब इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज़्यादा पता होगा। आइसोलेटेड स्टेट, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कही। एक बाजार की बात उन्होंने कही, ठीक है। परिवहन सेवाएं एक समान होगी, यानी घोड़ा गाड़ी का यूज़ हो रहा है, उन्होंने कहा। उसके बाद परिवहन सामग्री और लागत में सीधा अनुपात है, उन्होंने कहा। क्लाइमेट इक्वल होगा, उन्होंने कहा। तो ये सारी चीज़ें ही आपको क्या हैं, एग्जाम्स में टिक करनी है, और आपको आपका आंसर जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अब हम थ्योरी को शुरू करने जाते हैं, बट आई थिंक थोड़ा उससे पहले भी हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी बहुत छोटी है, पर उसको समझाने के लिए जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, वॉन थ्यूनेन जी ने 2 सिद्धांत भी दिए थे, तो चलिए उन सिद्धांतों को समझते हैं। सो उन्होंने सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, उन्होंने 2 प्रिंसिपल दिए थे। पहला प्रिंसिपल था क्रॉप जो इंटेंसिटी होगी, अभी हमने बात करी थी ना क्रॉप इंटेंसिटी, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था क्रॉप इंटेंसिटी क्या होती है, यानी फसल सघनता क्या होती है। तो मैंने इसीलिए समझाया था ताकि वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्रॉप इंटेंसिटी, जैसे जैसे आप केंद्र से, समझ रहे हो, जैसे जैसे आप केंद्र से दूर जाओगे वैसे वैसे क्रॉप इंटेंसिटी क्या है, कम होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, याद रखना ये चीज। क्रॉप जो इंटेंसिटी है वो आपकी केंद्र से जैसे जैसे आप एक एक श्रृंखला पार करते हो, मान लिया आपने जोन 1 पार किया, 2 पे आ गए, 2 से आप 3 पे आ गए, तो कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, आपको इसमें डिक्रीज देखने को मिलेगा, एक यानी कमी देखने को आपको मिल सकती है। तो पहला सिद्धांत तो वो ये देते हैं। अब उन्होंने दूसरा सिद्धांत ये दिया
दूसरे सिद्धांत में वो ये बात करते हैं कि उन्होंने लैंड यूज जो पैटर्न है वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, लैंड यूज पैटर्न। ठीक है, पैटर्न बच्चों होता है प्रारूप, तो कंफ्यूज ना होइएगा। लैंड मतलब हो गया भूमि। ठीक है, यानी भूमि का जो प्रारूप है वो दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बदलता चला जाता है। तो समझ लीजिए ये आपके हो गए केंद्र। पहले में आपका क्या लैंड यूज है, सब्जियां उगाई जा रही हैं। दूसरे में आपका लैंड यूज़ क्या होगा, बदल जाएगा। तीसरे में क्या होगा, फिर बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे ही चौथे में क्या होगा एंड पाँचवें में क्या होगा। टोटल उन्होंने छः संकेंद्रों की बात करी है। तो चलिए उन संकेंद्रों को समझेंगे थोड़ा आगे। बट आई होप आपको क्रॉप इंटेंसिटी और लैंड यूज़ पैटर्न दोनों में आपको क्लेरिफिकेशन मिला होगा। तो क्रॉप इंटेंसिटी क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सेंटर से वैसे वैसे क्रॉप इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरे में बात करते हैं वो लैंड यूज पैटर्न की। तो लैंड यूज पैटर्न भी क्या है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ चेंज होता रहेगा। अब बच्चों चेंज क्यों होगा, आप सोचिए। देखिए सिंपल सी बात है कि जो ज़मीन आपके शहरों के आसपास होगी, मान लीजिए दिल्ली क्षेत्र है, उसके एनसीआर में खेती की सघनता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। यानी आप क्या करेंगे, एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन करना चाहेंगे। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी आप अगर उत्तर प्रदेश की तरफ जाने लग जाएंगे तो क्या होगा, क्रॉप इंटेंसिटी आपको कम देखने को मिलेगी। खेत का बहुत सारा जो हिस्सा है वो वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसमें हम फसल का उत्पादन ही नहीं करते हैं। तो वो इस बात को हमें बताता है कि हमारा जो लैंड यूज पैटर्न है वो भी क्या है, चेंज होता है। अब देख लो, मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, रियलिटी में ये चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया गया था। थ्योरी में बहुत सारी सही बातें भी लिखी थी। तो चलिए हम थोड़ा फॉर्मूले को समझते हैं कि आखिरकार भाई इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, तो वो फॉर्मूला क्या था। वॉन थिनेन जी ने किराए की गणना करने के लिए ना एक सूत्र दिया था। तो वो सूत्र था L = Y ब्रैकेट P माइनस A माइनस KM। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं L की वैल्यू क्या है। तो बच्चों यहाँ पर बात करी जा रही है L की, तो ये है टोटल रेंट, यानी आपका खर्चा निकाल के सारा, मतलब आपका जितना भी आपने इनपुट किया खेती करने के लिए, फसल को उत्पादित करने के लिए, उन सभी को निकालने के बाद हमारे पास जो टोटल रेंट आता है वो, या जो प्रॉफिट आता है, उसे हम कमाई कहते हैं किसी भी किसान की। यहाँ पर जो Y का यूज़ हुआ है बच्चों, तो Y की वैल्यू क्या है, क्रॉप इंटेंसिटी। क्रॉप इंटेंसिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि एक खेत में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका फसल का उत्पादन करना है, जिससे खेत का कोई भी हिस्सा जो है वो खाली ना छूटे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप P की बात करी जा रही है। सो बेसिकली P क्या है यहाँ पर, P इज मार्केट वैल्यू पर यूनिट। ठीक है, P यहाँ पर क्या है बच्चों, मार्केट यूनिट पर वैल्यू। ठीक है, यानी मार्केट में आपकी क्रॉप की वैल्यू क्या है, पर यूनिट की वैल्यू क्या है, उसको P से दिखाया गया है। उसके बाद करी जा रही है बात A की। तो A की बात करेंगे कॉस्ट ऑफ क्रॉपिंग, यानी आपको उस फसल को उगाने के लिए कितना कॉस्ट यानी कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, उसको A से समझ सकते हैं। जब यहाँ पर K की बात आ रही है तो K को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट। तो मार्केट हमारा बच्चों क्या रहेगा, केंद्र। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपका किराया जो है वो आपको उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। पर ऐसा कहा जाता है क्रॉप की इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी दूर वाले, यानी 6 जोन में जाके क्रॉप इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, फसल इतनी ज़्यादा होती नहीं है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, किराया कम हो जाता है। पर इंटेंसिटी बात करें पहले जोन में, तो पहले जोन में क्या है, आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से इसे मार्केट तक ले जाने का जो खर्च भी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करी जा रही है बच्चों M की। तो M है पर टन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी एक टन किसी फसल को एक जगह से दूसरी जगह, यानी A प्लेस से B प्लेस ले जाने के लिए आपको कितना व्यय, कितना खर्च करना पड़ रहा है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रेंट, यानी नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट है बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं, यही है आखिरकार किसान की कमाई, जिसके लिए वो इतना सारा इन्वेस्टमेंट
करता है। तो चलिए अब थ्योरी को समझने का टाइम आ गया है कि आखिरकार उन्होंने कितने जोन दिए, उन जोन में किस प्रकार की खेती देखने को मिलेगी। बच्चों चलिए थ्योरी को समझते हैं कि उन्होंने कितने जोन दिए थे। तो सबसे पहले तो भाई बात करते हैं हम केंद्र की, ठीक है, यानी जिसको आपको क्या करनी है, सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा, ठीक है, केंद्र यानी मार्केट, जहाँ पर आपको वस्तुओं को क्या करना है, सेल करना है। तो केंद्र से जो पहला जोन बनेगा यानी जोन 1, ठीक है। तो जोन 1 में बच्चों क्या हो रहा है, जोन 1 में किसान क्या उत्पादित करेगा, वेजिटेबल एंड डायरीज, वेजिटेबल यानी सब्जियां और डायरी प्रोडक्ट्स यानी डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको पता है मिल्क और मिल्क से बने सारे प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाता है। अब जोन 1 में इनका उत्पादन क्यों किया जा रहा है, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि ये जल्दी ख़राब होने वाली वस्तुएं हैं, तो इनको हम शहर के आसपास ही क्या करेंगे, उत्पादित करेंगे, ताकि इन्हें शहरों के आसपास जल्दी से जल्दी क्या हो सके, पहुंचाया जा सके, ठीक है। सो उसके बाद वो बात करते हैं जोन 2 की, ठीक है। अब जो दूसरा जोन है वो बात करते हैं एक अलग तरीके की। देखिए थ्योरी एक 1800 के आसपास की है, तो उन्होंने बात करी टिम्बर की, टिम्बर फार्मिंग, ठीक है। टिम्बर मतलब लकड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है, हम ये समझ सकते हैं जलावन की लकड़ियाँ, क्योंकि उस टाइम पे घरों का जो निर्माण होता था वो लकड़ियों से होता था, और घरों में जो खाना वगैरह बनता था वो जलावन की लकड़ियों से बनता था, और इनका वजन भी काफ़ी ज़्यादा होता था। तो इसीलिए वॉन थ्यूनेन जी ने क्या किया, इसको जोन 2 के अंदर शामिल किया, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं जोन 3 की। अब जोन 3 के अंदर क्या है, उन्होंने बात करी वेजिटेबल ऑयल्स की और फूड ग्रेन्स की। किस चीज़ की बात करी, वेजिटेबल ऑयल की एंड फूड ग्रेन्स की, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है, यानी आपका वेजिटेबल ऑयल और जो फूड ग्रेन्स हैं वो आपके तीसरे जोन के अंदर क्या किए जाएंगे, उत्पादित किए जाएंगे। उसके बाद वो बात करते हैं 4th जोन की। 4th जोन में बात करी जा रही है लो प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की, ठीक है। 4 जोन के अंदर क्या होगा आपका, लो प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स, ठीक है, यानी जिन क्रॉप्स को हम कम उत्पादित करते हैं उनको क्या करेंगे, जोन 4 के अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं 5वें की। अब 5वें में वो किस चीज़ की बात करेंगे, 5वें के अंदर वो एक सिस्टम लाते हैं। अब वो सिस्टम क्या कहलाता है, 3 फील्ड या क्रॉप सिस्टम। अब 3 फील्ड या 3 क्रॉप सिस्टम क्या था उसको समझते हैं। मान लीजिए ये एक खेत है, ठीक है। इस खेत में वो क्या करेंगे, 3 अलग अलग फसलें उगाएंगे, ए, बी और सी। ए में मान लिया उन्होंने वीट उगाया, बी में मान लिया उन्होंने सरसों उगाया, सी में मान लिया उन्होंने चना उगाया। अब मैंने गेहूँ, सरसों और चने की बात इसलिए करी है बच्चों क्योंकि वो रबी क्रॉप्स हैं, एक सीज़न में आप उसी सीज़न के अकॉर्डिंग फसल का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो ये है 3 फील्ड क्रॉप सिस्टम, जो कि वो वॉन थ्यूनेन जी 5वें जोन में बात करते हैं। 6 और सबसे इम्पॉर्टेंट जोन, ठीक है। 6 जोन में बात आ जाती है रैंचिंग की एंड लाइव स्टॉक की। रैंचिंग आप सबको पता ही है, रैंचिंग यानी पशुचारण और लाइव स्टॉक यानी पशुपालन की। यानी 6 जोन में क्या होगा बच्चों, आपका रैंचिंग यानी जानवरों को चराना और जानवरों को पालना सबसे आखिरी जोन में देखने को मिलेगा। तो आई होप ये जो थ्योरी है आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब उसके बाद ना देखिए बात क्या होती है कि वॉन थ्यूनेन जी ने इस थ्योरी को इसलिए एप्लीकेबल माना, ये जो पूरी स्टडी थी
वो बेसिकली एक जर्मन के छोटे से गांव के ऊपर बेस्ड थी। तो उन्होंने ये कहा कि जैसा शायद जर्मन में हो रहा हो वैसा आई थिंक दुनिया में हर जगह ऐसा हो रहा हो, बट एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस थ्योरी क्या हुआ, बहुत सारे जोग्राफर्स को नहीं समझ में आया, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट पाया जाता है। बट उन्होंने शुरुआत में ये कह दिया था कि क्लाइमेट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अलग अलग क्लाइमेट होगा तो आपको अलग अलग तरह के क्रॉप पैटर्न देखने को मिलेंगे। देखिए क्रॉप पैटर्न जो है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बदलता है। मानसून में अगर बात करें तो वो क्लाइमेट पैटर्न आपको दूसरा देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल रीजन में आपको दूसरा देखने को मिलेगा, टेम्परेट रीजन में आपको दूसरा देखने को मिलेगा। तो अलग अलग जगह पर क्या होता है, क्रॉप पैटर्न जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सो उसके बाद हम बात करते हैं प्रासंगिकता की, यानी एप्लीकेबिलिटी की। तो क्या ये जो थ्योरी है वो आज के टाइम एप्लीकेबल है भी या नहीं, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, उन्होंने एक आइसोलेटेड स्टेट की बात करी थी, तो दुनिया में किसी भी हिस्से में जो कि मौजूद नहीं है। देखिए एक मार्केट नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ मुझे जूते बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, तो अगर ये दिल्ली है तो दिल्ली के एनसीआर रीजन में बच्चों हजारों की संख्या में उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए आपकी फैक्ट्रियाँ बहुत सारी खुली हुई हैं। तो यानी आपका जो आइसोलेटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो भी क्या है, बिल्कुल ही नेगलेक्ट किया गया। दूसरा बात, वो आर्थिक किराए की करते हैं, यानी दूरी बढ़ने के साथ साथ जो किराया है आपका कम होता चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था जोन 1 में जो किराया होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बट एक्चुअल में आज के टाइम पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट के सारे साधन हैं। रेलवेज़ हैं आपके, रोडवेज़ हैं आपके, एयरवेज़ हैं आपके, वाटरवेज़ हैं आपके। तो ये इतने ज़्यादा सस्ते हो गए हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने में बिल्कुल नेग्लिजिबल, मतलब नेगलेक्ट ही किया जा सकता है। ठीक है, फिर वो ये बात करते हैं कि मार्केट एक ही है, इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। जो कि मैंने आपको बताया एनसीआर में अगर एक मार्केट थोड़ी है, बहुत सारी मार्केट्स हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है, आप कहीं पे भी जाके अपनी क्रॉप्स को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बात करी, पहले जोन में उन्होंने बात करी थी वेजिटेबल्स की और डेयरी प्रोडक्ट्स की। अच्छा एक बात बताइए कि आपके घर में अमूल का दूध आता है और अमूल के दूध का उत्पादन आपका गुजरात में हो रहा है, तो गुजरात से कई सौ किलोमीटर दूर से रातों रात में दिल्ली में मिल्क का सप्लाई करी जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले जोन की प्रासंगिकता क्या हो गई, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। भाई आज तो दूध हम कहाँ से, गुजरात वाला दूध पी रहे हैं, करनाल से दूध आपका आ रहा है, तो यानी ये भी बात क्या हो गई, बिल्कुल नेगलेक्ट की जा सकी। अब ये इसलिए भी नेगलेक्ट की जा सकती है क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड है, क्योंकि ये थ्योरी 1826 के आसपास की है। अब 1826 में शायद ये सारी चीज़ें होंगी, घोड़ा गाड़ी होंगे, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतने ज़्यादा आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस नहीं थे, डेवलपमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट राइट नाउ आज की 2023 की अगर बात करी जाए तो ये थ्योरी जो है वो बिल्कुल ही क्या होती है, नेगलेक्ट की जाएगी। क्योंकि भाई दूसरे जोन में वो बात कर रहे हैं टिम्बर के उद्योग का ही कोई फ़ायदा नहीं है। आज हर किसी के घर में एलपीजी गैस है जिसके यूज़ से वो अपना खाना बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस थ्योरी को पूरी तरह से क्या किया गया है, अनदेखा किया जा सकता है। एप्लीकेबिलिटी इसकी आज 0 के बराबर हो चुकी है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाए, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए एग्जाम्स में तो भाई एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। तो आई होप एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए आपको भाई पहले तो ये सीक्वेंस याद करना है, ये 6 जो जोन है इन 6 जोन को याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं 6 जोन के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक टर्म बताई थी इकोनॉमिक रेंट की। ठीक है, इकोनॉमिक रेंट टर्म की बात करी गई थी। तो इकोनॉमिक रेंट की जो टर्म है बच्चों किसने दी थी, बिल्कुल सही रिकार्डो जी ने दी थी, रिकार्डो। ठीक है, तो रिकार्डो जी बात करते हैं इकोनॉमिक रेंट की। ठीक है, अब इसी टर्म्स को, इस इकोनॉमिक रेंट की टर्म का यूज़ इस थ्योरी में भी किया गया। तो बच्चे कन्फ्यूज़न में क्या करते हैं, गलत मतलब उस पर गलत क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके आ जाते हैं। अगली बात जो की जाएगी वो की जाएगी लोकेशनल रेंट की। ठीक है, लोकेशनल रेंट की बात जो है वो वॉन थ्यूनेन जी ने ही करी है। ठीक है, ये याद रखनी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि लोकेशन जैसे जैसे चेंज होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है वो भी चेंज होगी। तो लोकेशनल रेंट जो है वो आपके वॉन थ्यूनेन जी ने दिया था। ठीक है,
अब यहीं पे बात आ गई इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात किसने करी थी? मिस्टर वेबर ने करी थी। ठीक है, वेबर यानी अल्फ्रेड वेबर जी ने इसके ऊपर क्या करी थी? बात करी थी। ठीक है, सो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि वॉन थ्यूनेन जी ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो वो थी एग्रीकल्चरल लैंड यूज थ्योरी। हाँ, ये लिख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल लैंड यूज की बात किसने करी है? तो वो आपके वॉन थ्यूनेन जी ने करी है। ठीक है, सो आपके ये 4 टर्म है, इनको लर्न कर लीजिएगा। सो आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी। सो अगर वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड बस शेयर कर दो, यही है। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस। Fearless.